नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे ईवीएस को लेकर के। उत्तराखंड टेट के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसकी पूरी कंप्लीट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आज से हम 11 बजे साथियों, कितने बजे? 11 बजे आपके साथ ईवीएस की क्लास को शेयर किया करेंगे। तो आप हमारे साथ रेगुलर रूप से जुड़ते रहिए 11 बजे। और इसमें हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ न्यू क्वेश्चन सीरीज दोनों ही आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है पानी है, सौर ऊर्जा है, फसलें हैं और कोयला और पेट्रोलियम है। तो आपसे क्या कहा गया कि गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? तो अगर हम बात करते हैं कि नवीकरणीय, देखिए गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? ऐसे संसाधन जो दोबारा से उत्पन्न न किए जा सके, ठीक है, जो नए ना हो, मतलब जिसको बनने में हजारों सालों का समय लगे, उसे हम गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कोयला और पेट्रोल की, इनको बनने में भाई काफी लंबा समय लग जाता है, काफी लंबा समय लग जाता है, इसलिए इनको हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आंसर विल बी द डी ऑप्शन। आपको समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि चिपको आंदोलन की उत्पत्ति उत्तराखंड के किस जिले में हुई थी? हरिद्वार में, देहरादून में, चंपावत में और चमोली में। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन है, इसमें लोगों ने पेड़ों के साथ चिपक करके दोस्तों पेड़ों की जान बचाने का प्रयास किया था। यह जो घटना घटी थी दोस्तों, वो चमेली जिले में घटी थी। कहाँ घटी थी? चमोली जो जिला था उसमें यह घटना घटी थी। इसके दोस्तों प्रणेता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, ये बात आप में से बहुत से लोगों को पता होगी। लेकिन चिपको आंदोलन और इस पर्यावरण के ऊपर मैंने जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, वो आपके काम आएंगे। कहा गया कि वन महोत्सव में शामिल हैं पेड़ों का रोपण और संरक्षण, पेड़ों की कटाई को सीमित करना, हरित आवरण की पुनर्स्थापना और उपरोक्त सभी। देखिए वन महोत्सव जब होता है तो उसमें आप जो पेड़ों का रोपण भी कर सकते हो और जो पेड़ों का पहले से लगाए हैं उनका संरक्षण भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो पेड़ों की कटाई है उसको रोकने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर सकते हो। साथ ही साथ कहा गया हरित आवरण की पुनः स्थापना भी कर सकते हो। तो इसका उत्तर ये होगा कि इसका जो सही जवाब हो जाता है वो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई? कहा गया 1952 में, 1988 में, 1980 में और 1970 में। तो वन संरक्षण अधिनियम की जो स्थापना है वो 1980 में की गई, मतलब 1980 में की गई। इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाता है। कहा गया कि अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1972 में, 1980 में, 1970 में। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना साथियों 1972 में की गई थी। इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान क्या है? निर्दिष्ट जानवरों की हत्या और शिकार पर रोक, वन्य जीव संरक्षण के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बंद क्षेत्र स्थापित करना, लुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जो प्रावधान है वह साथियों आपके बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी काहे होगा भाई? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। भाई वन्य जीव संरक्षण में अगर हम जो जानवर हैं उनकी हत्या और शिकार पर रोक लगा देंगे तो भी जीवों का संरक्षण हो रहा है। जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ विशेष योजना चला रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा? वह भी साथियों आप संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कहा गया तार, कोयला, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। देखिए अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करें तो जो ये सब जो है वो क्या है?
वो सभी आपके उपरोक्त सभी जीवाश्म ईंधन है। जीवों के जो अवशेष होते हैं, जो अश्म होते हैं, उनसे हमको दोस्तों क्या मिलता है, यह ईंधन तैयार मिलता है। काफी हजारों वर्षों का समय लगता है इसको तैयार होने में, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किससे? वही मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप वनों का वनीकरण कर दें, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो जो मृदा अपरदन है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी का ठंडा होना, अल्ट्रावायलेट रेड किरणों का फंसना, पृथ्वी का गर्म होना और पौधों की खेती। भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो तात्पर्य रहता है वो रहता है कि पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है, क्या होना? पृथ्वी का गर्म होना, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आता है। ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित समस्याएं होंगी। क्या समस्याएं होंगी? हिमनदों का पिघलना, महासागर स्तर का बढ़ना, द्वीपों का डूबना और उपरोक्त सभी। भाई ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? भाई धरती की गर्मी बढ़ती जाएगी, तो जो आपके ग्लेशियर हैं वो साथियों पिघलना शुरू हो जाएंगे। इनके पिघलने से महासागरों में साथियों जो पानी है उसका स्तर बढ़ने लगेगा और द्वीपों का साथियों डूबना शुरू हो जाएगा। जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगे। अर्थात इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। गांव में सामान्य ऊर्जा स्रोत क्या है? भाई गांव के अंतर्गत हमें जो सामान्य ऊर्जा स्रोत देखने को मिलते हैं वो लकड़ी और उपले देखने को मिलते हैं, तो इसलिए लकड़ी और पशु का मल जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आप सभी जानते हैं कि यह उत्तराखंड के अंतर्गत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मृदा अपरदन के कारण क्या है? भाई वनों की कटाई करना, खेती और खनन करना, मवेशियों की अति चराई, तो इससे क्या होता है? भाई पेड़ पौधे कट जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे मिट जाते हैं। इन सब के मिटने से क्या होता है? भाई मृदा अपरदन की बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 14वें प्रश्न पर। डैश का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। भाई आप सभी जानते हो कि बिजली बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाई कोयले का उपयोग करते हैं। या तो पानी का उपयोग किया जाता है या फिर कोयले का उपयोग किया जाता है। जहां भी आपने देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट चलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगने के बाद में सबसे पहले वहां पर ट्रेन पहुंचाई जाती है जिससे कि वहां पर कोयला आसानी से पहुंच सके। ठीक है, बायोगैस को अन्यथा क्या कहा जाता है? मतलब बायोगैस का अलग नाम क्या है? तो बायोगैस जो है वो साथियों गोबर से प्राप्त होती है, तो उसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म ईंधन को निकालने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? जल ऊर्जा, हाइड्रोलिक